हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आप सबने ब्लैक होल के बारे में तो सुना ही होगा। ब्लैक होल से जुड़े रहस्य के बारे में जानने के लिए आप भी बड़े उत्साहित होंगे। तो दोस्तों, आज आपकी इसी उत्तेजना को बढ़ाने के लिए आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको ब्लैक होल के विकास से लेकर उससे जुड़े सभी फैक्ट्स बताएंगे। ब्लैक होल ब्रह्मांड में रहने वाली अजीब अवधारणाओं में से एक है। साइंटिस्ट के लिए ब्लैक होल वो मिस्ट्री है जिसे वो आज तक सुलझा रहे हैं। आम इंसान के लिए इसके अस्तित्व को समझना एक बहुत बड़ा टास्क है। चलिए जानते हैं ब्लैक होल की उत्पत्ति क्या है। क्या होगा अगर हम कोई बड़ी फ्लाइट या कोई सैटेलाइट ब्लैक होल में गिर जाए। यूनिवर्स में ब्लैक होल का एवोल्यूशन कैसे हुआ और क्या ब्लैक होल कोई खतरा है। ब्लैक होल कैसे बनता है। दोस्तों, सीधा साधा बताया जाए तो ब्लैक होल का संचार स्टार से होता है, जिसे हम आकाशीय पिंड सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। पर इसकी प्रक्रिया को समझना इतना आसान नहीं है। चलिए ब्लैक होल को समझने की शुरुआत करते हैं आकाश के उस टिमटिमाती चीज से जिसे हम स्टार कहते हैं। सितारे ज्यादातर हाइड्रोजन परमाणु के बहुत बड़े पैमाने पर संग्रह होते हैं, जो कि अपनी गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटी की वजह से बहुत बड़े गैसीय बादल से कोलैप्स हो जाते हैं। इनके कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन होने की वजह से हाइड्रोजन एटम हीलियम एटम्स में बदल जाते हैं। इस परमाणु रूपांतरण से बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा रिलीज होती है। यही रिलीज होने वाली एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में ग्रेविटी के अगेंस्ट पुशिंग फोर्स लगाती है और यही लगने वाला फोर्स एक नाजुक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। स्टार तभी तक स्थिर रहता है जब तक परमाणु फ्यूजन चलता रहता है। पर कुछ ऐसे सितारे जिनका वजन हमारे सूरज से भी ज्यादा होता है, उनमें गर्मी और कोर प्रेशर की वजह से फ्यूजन क्रिएट होने पर और भारी तत्व होते हैं, जैसे कि कार्बन, नियोन, ऑक्सीजन और सिलिकॉन। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि आयरन फॉर्मेशन ना हो जाए। आपको जानकर हैरानी होगी कि आयरन ने पहले के सभी प्रोसेस में हाई एनर्जी रिलीज हुई। वो फ्यूजन जिससे आयरन जनरेट होता है उसमें कोई नई एनर्जी रिलीज नहीं होती। ये आयरन स्टोर के सेंटर में फॉर्म होता है और तब तक लगातार फॉर्म होता रहता है जब तक कि आयरन लेवल एक क्रिटिकल अमाउंट तक ना पहुंच जाए। ऐसा होने के कारण ग्रेविटी और रेडिएशन के बीच में नाजुक बैलेंस ब्रेक हो जाता है और कोर कोलैप्स हो जाता है। साथ ही सेकंड्स में स्टार इम्प्लोड भी हो जाता है। लाइट की 1/4 स्पीड से मूव करने की वजह से कोर में और ज्यादा मास कंस्ट्रक्शन होता है और इसी वजह से हमें ब्रह्मांड के सभी भारी एलिमेंट्स मिलते हैं। फिर एक सुपरनोवा धमाका होता है जिसमें स्टार खत्म हो जाता है। अगर विस्फोट होने वाले स्टार का मास हाई हुआ तो स्टार का पूरा मास कोलैप्स होकर ब्लैक होल फॉर्म हो जाएगा। इतने लंबे और जटिल प्रक्रिया के बाद फॉर्म होगा। और सबसे बड़ा रहस्य ब्लैक होल। अब सवाल आता है कि स्टार विस्फोट से फॉर्म हुआ ये ब्लैक होल आखिर दिखता कैसा है। ब्लैक होल कैसा दिखता है। अगर हम ब्लैक होल को देखें तो सिर्फ उसका इवेंट मतलब होराइजन ही नजर आएगा, जो कि ब्लैक स्फीयर जैसा नजर आता है। इवेंट होराइजन के अंदर जाने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट या लाइट की स्पीड भी लाइट से ज्यादा होनी चाहिए, जो कि अब तक तो असंभव है। दोस्तों, आप तो जानते होंगे सूरज से रोशनी आती है, वो भी ट्रैवल करती है ना। इसीलिए हम ब्लैक होल की सीमा देख सकते हैं जिसमें से कुछ भी वापस नहीं आता। अब क्योंकि वहां से कोई रिफ्लेक्शन नहीं आता है, इसलिए अब तक की खोज में तो यही पाया गया कि ब्लैक होल के अंदर कुछ भी मौजूद नहीं है। क्या होगा अगर हम ब्लैक होल में गिर जाए। अंदर जाने पर बिल्कुल क्या होता है ये आज तक पूरी तरह साबित नहीं हुआ, पर वैज्ञानिकों का मानना है कि अब तक के शोध के लिए एक ही चीज संभव है और वो है क्विक डेथ। ब्लैक होल अंदर से बहुत घुमावदार होता है। जैसे हम इवेंट होराइजन में क्रॉस करते हैं, एक ही दिशा संभव होती है, हम एक ही दिशा में गिरते हैं और ब्लैक होल के अंदर मास इतना सघन होता है कि हमारे सेल्स फट जाते हैं और जैसे जैसे हमारी बॉडी स्ट्रेच होती है तब हमारी बॉडी हॉट बॉडी ऑफ प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाती है और इस वजह से हमारी मौत हो सकती है। हमारी मौत का एक कारण और भी हो सकता है और वो है टक्कर, क्योंकि जैसे हमारी बॉडी इवेंट होराइजन क्रॉस करती है हमारी बॉडी फायरबॉल से टकराती है और इस कारण की वजह से भी तत्काल मौत होना संभव है। ब्लैक होल की साइज। दोस्तों, आपको बता दें ब्लैक होल भी अलग अलग साइज के होते हैं। नंबर 1, स्टेलर मास ब्लैक होल, जिनका साइज सूरज के मास से भी थोड़ा ज्यादा होता है और डायमीटर एस्टेरॉइड के जितना होता है। ऐसा सुनकर शौक लगा होगा और कल्पना करने पर तो और खतरनाक। नंबर 2, फिर आते हैं सुपर मैसिव ब्लैक होल, जो हर गैलेक्सी के सेंटर में होते हैं और ये लगभग अरब साल से फीड कर रहे हैं। वर्तमान में सबसे बड़ा ज्ञात ब्लैक होल S50014+81 है, जिसका मास सूरज से 40 अरब गुना है और उसका डायमीटर 236.7 अरब किलोमीटर। ये दूरी सूरज से प्लूटो के दूरी का 47 गुना है। ब्लैक होल कब गायब होगा। चाहे कोई भी ब्लैक होल कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, अंततः समय के साथ वो इवेपोरेट हो जाएगा। वो प्रक्रिया जिसे इवेपोरेट करेंगे उसका नाम है हॉकिंग रेडिएशन। इसे समझने के लिए एम्प्टी स्पेस पर गौर कीजिए। एम्प्टी स्पेस सच में एम्प्टी नहीं होता, बल्कि वो वर्चुअल पार्टिकल से भरा हुआ होता है जो पॉप अप करता है और एक दूसरे को खत्म करते हैं। और जब ये एनिहिलेशन ब्लैक होल के किनारे पर होता है तो कोई भी वर्चुअल पार्टिकल ब्लैक होल में चला जाता है और कोई भी पार्टिकल एस्केप कर जाता है, जिसकी वजह से रियल पार्टिकल फॉर्म हो जाता है। कुछ इसी तरह से ब्लैक होल से एनर्जी एस्केप कर जाती है। ये प्रक्रिया शुरू में तो बहुत धीमी होती है, पर जैसे जैसे ब्लैक होल छोटा होता है ये प्रक्रिया तेज हो जाती है। जब ब्लैक होल का मास सिर्फ एक बड़े एस्टेरॉइड जितना बचता है तो वो कमरे के तापमान पर रेडिएशन होता है। जब उसके मास का एक माउंटेन जितना हो जाता है तब वो सूरज की गर्मी के बराबर रेडिएशन इमिट करता है और अपनी लाइफ के लास्ट सेकंड में ब्लैक होल की रेडिएशन अरबों परमाणु बम विस्फोट के बराबर होती है। ये प्रक्रिया होती बड़ी धीमी है। यूनिवर्स के सबसे बड़े ब्लैक होल जिन्हें हम जानते हैं उन्हें इवेपोरेट होने में लाखों साल का समय लगेगा। इतना धीमा होता है कि जब लास्ट ब्लैक होल इवेपोरेट होगा तब कोई भी
उससे देखने के लिए नहीं होगा। तो क्या सच में कोई नहीं होगा सबसे बड़े ब्लैक होल को एवेपोरेट होते देखने के लिए? ऐसे सवालों के जवाब हमारी आने वाली वीडियोस में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल को। अपने व्यूज हमें कमेंट बॉक्स में आकर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ऐसे ही दिलचस्प और अद्भुत वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए शुक्रिया।